नंबर का दो नंबर ही बना दिया है ही 2 नंबर ही सारे। अमित शाह भी नंबर 2 बताते हैं अपने आप। प्रॉब्लम नहीं है, एक सोल्यूशन है पीएफआई। हम दर्राना वो ऑर्गेनाइजेशन सारी, और उसमें एक टीवी चैनल भी शामिल है शायद, हालांकि और कई टीवी चैनल, ये क्या नाम है इसका, सुदर्शन, एक ही कांग्रेस के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको और सख्त बनाया। आपसे तो मशवरा क्या होगा उन्होंने? नहीं, मुझसे मशवरा करते, जब मैं कांग्रेस में था तो ऐसा कानून नहीं बनाते वो, जिसका खमियाजा उन्हें उसी जैसे कानून का खुद भी भुगतना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील महमूद पराचा साहब। महमूद पराचा साहब, कई सारे मुद्दे हैं, शुरुआत करते हैं आप ही के मुद्दे से। कल आप कानपुर में थे, खबर आई और आपने मीडिया से कहा भी कि जिस होटल में आप रुके हुए थे उस होटल को बंद कर दिया गया। आपको कहा गया कि दोबारा आपको यहाँ नहीं आना है, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको नहीं करने दिया गया। मामला क्या था? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा गया। तो ये जो एक मैसेज जो यूपी सरकार और यूपी की पुलिस देना चाह रही थी कि मेरी आवाज़ भी रोकी जा सकती है या मुझ पे भी प्रेशर बनाया जा सकता है, उसमें तो वो पूरी तरीके से नाकाम रहे। हाँ, अब होटल वालों के ऊपर उन्होंने दबाव बनाया, वहाँ की प्रेस को होटल में नहीं घुसने दिया, और जो दूसरे लोग थे जो हमसे मिलने आना चाहते थे उन्हें भी होटल में नहीं दिया। और उसका बहुत ही अच्छा तरीका जो एक निकाला, जो कि हालांकि संविधान के और किसी भी डेमोक्रेटिक सरकार के लिए बहुत बड़ी बुरी बात है कि पूरे होटल में होटल वालों से ये लिखवा लिया कि आज हमारा रेस्टोरेंट भी बंद है और हमारी जो लॉबी है वो भी बंद है रिनोवेशन की वजह से। तो इस तरह का दबाव में होटल इंडस्ट्री काम कर रही है, दूसरी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। एक मैसेज यूपी सरकार जो देना चाहती थी वो ये था कि मेरी आवाज़ भी वो दबा सकते हैं, मुझे भी प्रेशर में ला सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी से एक बार फिर वो नाकाम हुए। क्योंकि जैसे ही मैं होटल के गेट से बाहर निकला, वहाँ आप सब लोगों ने देखा ही कितनी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और उसमें हमने सारी सच्चाई लाई और ये भी बताया कि जो लोग प्रेस से, ईमानदार प्रेस से हमारे जैसे लोगों की आवाज़ छुपाना चाहते हैं तो वो प्रेस से और भारत के संविधान से डरते हैं। जो लोगों ने कुछ गलत काम किया होता है वही प्रेस से दूर भागते हैं और सच बोलने वाले को प्रेस से दूर रखना चाहते हैं। उस केस का क्या चला? जफर हाशमी के केस की शायद वकालत करने गए थे, क्या क्या इल्ज़ाम थे, कहाँ तक पहुँचा मामला कानपुर का? वो देखिए, मैंने जब चार्जशीट, देखिए मैं क्योंकि हमेशा सबूतों के बुनियाद पे और तथ्यों के आधार पे ही बात करता हूँ, तो मैंने, आपको पता है मेरे पास तो वो 1-1.5-2 महीने से क्लाइंट थे, पर मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला जब तक मैंने चार्जशीट नहीं पढ़ ली। चार्जशीट पढ़ने के बाद मैं पूरे एतमाद के साथ ये बात कह सकता हूँ कि ये सारा झूठा मुकदमा उन पे लगाया गया है, और ये वही उस गुजरात मॉडल की रेपिटिशन है जिसको हर जगह दंगे करा के आरएसएस और मनुवादी इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली दंगों में भी यही फार्मूला इस्तेमाल हुआ, और दूसरे दीगर जहाँ जहाँ भी होते हैं सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में, हर जगह वही फार्मूला इस्तेमाल होता है कि, और यहाँ जहांगीरपुरी में भी, कि एक तरफ की आवाज़ पूरी तरीके से दबा दी जाती है, खुद ही हमले कराए जाते हैं, और एक तरफ की आवाज़ जो मुस्लिम पक्ष है उसकी दबा दी जाएगी, और इन्वेस्टिगेशन एक बायस तरीके से की जाएगी, और इस तरफ के एक तरह से ये माना जाए कि ब्लाइंड ही हो जाती है पुलिस। वो भारत के संविधान के खिलाफ है, और ऐसे पुलिस के अधिकारी जो राजनीतिक दबाव में या किसी और वजूहत से, लालच में इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो अपने आप में एक जुर्म है, अपराध है। धारा 166 पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कल 93 जगहों पर एनआईए ईडी वगैरह ने छापा मारा, 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कहा जा रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाएगा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि किसी भी तंजीम को किन बुनियादों पर बैन किया जाता है? देखिए, बैन करने की जहाँ तक कार्रवाई है वो अभी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत ही आती है, यूएपीए जिसको कहते हैं आम जबान में, जो कि उससे पहले भी था, 1967 से चला आ रहा है। लेकिन चिदम्बरम साहब ने, जो कांग्रेस के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको और सख्त बनाया। आपसे तो क्रेडिट क्या होगा उन्होंने? नहीं, मुझसे मशवरा करते, जब मैं कांग्रेस में था तो ऐसा कानून नहीं बनाते वो, जिसका खमियाजा उन्हें उसी जैसे कानून का खुद भी भुगतना पड़ा। तो अब तो पछता रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि इस तरह के कानून जो बनाए जाते हैं उसका मिसयूज़ भी हो सकता है, तो उसमें सुरक्षा की, जो कानून के अंदर ही जो उसके इस तरह के मिसयूज़ की हिफाजत के प्रोविजंस भी डालने चाहिए। चिदम्बरम साहब क्योंकि बड़े वकील थे, उन्होंने ट्रायल कभी किया नहीं होगा, तो उन्होंने सोचा कि अब तो 1000 साल तक तो कांग्रेस की सरकार रहनी है, ये सोच के उन्होंने एक कानून बनाया था ऐसे, और ऐसे और कई कानून बनाए थे।
तो उसका खमियाजा उन्होंने खुद तिहाड़ में रह के अच्छी तरीके से देखा भी है। तो आज भी जो सरकारें मिसयूज़ कर रही हैं, कल दूसरे लोगों की जब सरकार आएगी तो उनके साथ भी इस तरह का मिसयूज़ होता है। तो ये मिसयूज़ किसी भी कानून का गलत होता है। कानून सख्त होने चाहिए। एक सख्त प्रॉब्लम को निपटने के लिए किसी भी मुल्क को सख्त कानून चाहिए। तो पीएफआई के खिलाफ जो ये कार्रवाई हो रही है, देशद्रोह की बुनियाद पर, जो देश की सुरक्षा को, इंटरनल सिक्योरिटी को, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को जो ऑर्गेनाइजेशन नुकसान पहुंचाती है, पहुंचाने की पोटेंशियल रखती है, उसी को बैन किया जाना चाहिए। भारत के संविधान को कमज़ोर करने की सबसे बुनियादी चीज़, भारत की रूह जो है, भारत का संविधान है, उसको कमज़ोर करने के लिए जो भी तंजीम उसको कमज़ोर करने के लिए काम करती है, साजिश करती है, उसको बैन किए जाने का प्रावधान यूएपीए में है। उस बुनियाद पे तो अब पीएफआई के खिलाफ क्या सबूत है मैं तो ये नहीं जानता, क्योंकि बज़ाहिर तो वो लोग संविधान को मानने की बात करते हैं, पूरी उनका लिटरेचर संविधान के हिसाब से है, संविधान को मजबूत करने की बात भी करते हैं। लेकिन उसके बरक्स एक और किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये कहती हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भारत का संविधान दिया है, उसको ख़त्म करके मनुस्मृति लागू कराएंगे। उसके लिए धर्म संसद कर रहे हैं, दूसरा संविधान लिख रहे हैं, दूसरे पार्लियामेंट की जगहें तय कर रहे हैं। वो लोग तो खुलेआम दर्राना, वो ऑर्गेनाइजेशन सारी, और उसमें एक टीवी चैनल भी शामिल है शायद, हालांकि और कई टीवी चैनल, ये क्या नाम है इसका, सुदर्शन, एक ही तो है ना, जो एंकर साहब हैं, क्या है वो, उसमें मालिक भी बताते हैं अपने आप को, सुरेश चौहान के साहब, वो तो खुलेआम कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और वो शपथें पता नहीं किस तरह की लिवा रहे थे जो भारत के। आपको क्या लगता है भारत अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है, बाद में बनाया जाएगा? देखिए, जब तक संविधान है, और मुझे पूरा भरोसा है ये कमी भारत के नागरिकों की भी है, खास तौर हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो क्या होगा भारत में? नहीं, क्या होगा भारत में? अभी एक औरत अस्पताल में नमाज पढ़ रही है किनारे में, उस पर केस दर्ज हो जाता है, कोई कुछ और करता है उस पर केस बुक हो जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हिंदू राष्ट्र में क्या होगा जो अभी नहीं हो रहा? ये मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ पहले कि इतना अहम सवाल आपने पूछा। आज ये सब हो रहा है, ये कानूनी रूप से भारत के इस संविधान की वजह से, बाबा साहब के इस संविधान की वजह से गैर कानूनी अपराध है ये सब करना जो आप बता रहे हो। तब ये आइन में और संविधान में आ जाएगा कि कोई भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति ना तो ज़मीन रख सकता है, ना तो पढ़ाई कर सकता है। अगर वो पढ़ाई कर लेगा तो उसके कानों में एक लफ्ज़ भी चला गया पढ़ाई का, तो उसके कानों में सीसा पिघला के डाल दिया जाएगा। कोई भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति जो है वो किसी भी सड़क पे चल नहीं सकता बगैर। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो ये रेड मारा, हिंदू राष्ट्र के बारे में नहीं सुनना चाहते, क्या हो जाएगा? नहीं, आप किसी मुद्दे पे जा रहे हैं। दूसरे मुद्दे पे नहीं जा रहे, ये हो जाएगा और ये कानूनी रूप से हो जाएगा। उनको तो हिंदू मानते हैं ना, जिनका बात जो तो उन्हीं का हिस्सा होंगे। नहीं, SC/ST को भी हिंदू मानते हैं, हिंदू माने, SC/ST भी खुद को हिंदू कहते हैं। तो नहीं, ये तो आपको पता होगा, SC/ST जिनको मैं जानता हूँ वो तो कहते हैं बाबा साहब के टाइम पे आज़ादी से पहले उनको हिंदू माना जाता है, मर्दमशुमारी में उनका हिंदू होता है, कभी उसका वो अपोज नहीं करते हैं, तो हिंदू है भाई। ये तो आपको पता होगा। नहीं, वो खुद कहते हैं मर्दमशुमारी में, तो वो ये कहते हैं कि हमें जो होता है तो रिलीजन के कॉलम में क्या लिखा जाता है उनका नाम। वो अपने आप, जहाँ तक मैं उनके लीडरान से बात करता हूँ और उनके लीडरान दर्राना इस बात को कहते भी हैं कि बाबा साहब ने डिप्रेस क्लासेस कहा हमें, हम हिंदू कम्युनिटी से अलग कम्युनिटी, ऐसा वो कहते हैं है या नहीं है, मैं इस बारे में एक्सपर्ट। उसके खिलाफ वो सड़कों पर नहीं उतरते, कोर्ट क्यों नहीं जाते? कुछ लोग गए। ये मनुस्मृति का निज़ाम है कि उनका निज़ाम ही यही है ना कि अपने पास जिन लोगों को लाना है उनका खून चूसना है, उनकी किडनी निकाल के आज के दौर में बेचनी है, लीवर का आधा हिस्सा निकाल के बेचना है, ये मनुस्मृति का निज़ाम है। तो वो गुलाम रखने की उनके सिस्टम में प्रावधान है मनुस्मृति के। तो ये इसीलिए तो गुलाम भी, तो अगर वो हिंदुओं को गुलाम हिंदू भी बनाना चाहते हैं तो वो हैं। तो इस्लाम धर्म से, बुद्ध धर्म से, क्रिश्चियनिटी से, सिखिज्म से मनुवाद को क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि वो इंसाफ और बराबरी की बात करते हैं, और कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यही तो प्रॉब्लम है कि वो चाहते हैं कि सब कुछ कास्ट के अलावा बाकी सब शूद्र हों, सेवा करने के लिए पैदा हुए, सेवा के अलावा उनका कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल। प्रकाश साहब, PFI के खिलाफ जो रेड मारी गई है, इतना बड़ा जो एक्शन है, आपको क्या लगता है क्यों किया जा रहा है? PFI से हुकूमत को प्रॉब्लम क्या है? PFI से प्रॉब्लम क्या है? चुनाव आ रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है, एक सोल्यूशन है PFI। समस्या क्या है? सोल्यूशन है। अब चाइना हमारे देश की 1000 किलोमीटर धरती खा गया,
80-20 का चाइना से हमारा डेफिसिट चल रहा है। इस देश में 80-85 करोड़ लोग, ट्रेड डेफिसिट मैंने आपको बताया ना, अगर 1 रुपया खर्च हमारे बीच में व्यापार हो रहा है चाइना और हमारे बीच में, तो 80 पैसे चाइना को फ़ायदा होता है, 20 पैसे हमको फ़ायदा होता है। पाकिस्तान रोज़ जो 300 धारा 70 हटाने के बाद अमित शाह साहब ने बड़े बड़े अपने कसीदे पढ़वाए थे ना, पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वो ज़्यादा हो गई है। कश्मीर में बता रहा हूँ मैं आपको, हर तरफ फेल। 85 करोड़ लोगों को इन्होंने 5 किलो राशन के लिए मोहताज बना लिया, और एक आदमी को उन 85 करोड़ लोगों का पैसा चुरा के बैंकों से दे दिया, वरना वो सब खुशहाल होते। एक आदमी को दुनिया का 2 नंबर ही बना दिया। हैं ही 2 नंबरी सारे। अमित शाह भी नंबर 2 बताते हैं अपने आप को। आपको इस बात पर फख्र नहीं हो रहा है कि दुनिया में पहली मर्तबा अगर दूसरे नंबर पर कोई मालदार है तो एक भारतीय है? नहीं, फख्र तो अमित शाह साहब के लिए मुझे हो रहा है, क्योंकि पीछे से तो वही है ना, मालिक वही है। अडानी साहब का पैसा सारा जो है अमित शाह साहब का और मोदी जी का पैसा है, क्योंकि वो, और उन्होंने भारत के बैंकों से चुरा के उन्हें दिया है। मुझे फख्र इस बात का हो रहा है। उन्होंने माइंड का इस्तेमाल किया, कैसे अमीर बनना है, बिजनेसमैन बनना है। नहीं, हाँ, इसमें जो एक बैंक से डकैती करता है इंसान, वो भी तो माइंड का इस्तेमाल करता है ना, पिस्तौल लेके जाता है और बैंक में डकैती कर लेता है। इन लोगों की कलम में पावर आ गई है, तो ये बैंक में पिस्तौल दिखा के डकैती नहीं डाल रहे हैं, ये कलम से बैंक के ऑफिसर्स के ऊपर अपने हिसाब से बैंक के ऑफिसर्स लगा के लोन लेके। और प्रधानमंत्री साहब, हमारे श्रीलंका में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि अडानी जी को ये बिजनेस दे दो, इसके लिए श्रीलंका में कंट्रोवर्सी हुई। ये तो हमारे प्रधानमंत्री साहब इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। और बांग्लादेशी, जिसके लिए अमित शाह साहब कितने अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, बांग्लादेशी ये, बांग्लादेशी वो, और अडानी साहब का सारा बिजनेस ही बांग्लादेश में हो रहा है। ये कौन सा राज है? अमित शाह साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा संबंध है बांग्लादेश से? तो मुलाकात आप कर, अभी आरएसएस के जो सरबराह है मोहन भागवत, मुसलमानों से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले दिनों कई इंटेलेक्चुअल्स से बातचीत की उन्होंने, कल एक मौलाना साहब से भी मुलाकात की, एक मदरसा में गए। तो आप मिलना चाहेंगे उनसे? किनसे? मोहन भागवत से। मुझे उनसे कोई काम तो है नहीं। नहीं, ऐसा ही क्या मिलते हैं? तो वो आप अच्छे आदमी से मिलना चाहूंगा ना, जो भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए। मेरे पास देखिए 24 क्यों मिल रहा है मुसलमानों से उन्होंने मुलाकात की? क्या लगता है मेरे पास? पहले मैं अपना बता दूं ना, मेरे पास 24 घंटे ही हैं। मुझे शेड्यूल कास्ट के लोगों से बात करनी होती है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों से बात करनी होती है, उनके मसाइल देखने होते हैं, उनको समझना होता है, और ओबीसी और माइनॉरिटीज़ की बातें करनी होती है। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है फालतू के लोगों से मिलने का, पहली बात। और उन लोगों से तो खास तौर पे नहीं है जो भारत के संविधान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन वाले आदमी हैं ना, तो उन लोगों को तो हमें अपने से बहुत दूर रखना है। और हम से वो लोग भी दूर रहते हैं, हमसे बात भी नहीं करना चाहेंगे वो। तो फिर तो उसी के एजेंडे पर चल रहा है। किसके? जैसे उनके बारे में आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को दूर रखते हैं, कुछ लोगों को साथ मिलाते हैं, वही आप कह रहे हैं कि उनको दूर रखना है, इनको साथ मिलाना है। नहीं, इसमें फ़र्क है। वो बुरे लोगों को साथ रखना चाहते हैं और अच्छे लोगों को दूर करना चाहते हैं। हम अच्छे लोगों को साथ रखना चाहते हैं और बुरे लोगों को अपने से दूर रखना चाहते हैं। बुरों को भी साथ रख करके अच्छा बनाना चाहिए। नहीं, देखिए, जो काम 5000 साल तक और इतने बड़े बड़े धर्म आके नहीं कर पाए, तो मेरी क्या बिसात है? मनुवाद को तो अभी फिर दोबारा देखिए, सबसे पहले जैनिज्म आया, सबसे पहला रिवोल्ट जो मनुवादी मानसिकता पे था, इंसान के बराबर नहीं होता। उसके बाद बुद्धिज्म आया, अशोक सम्राट ने पूरी दुनिया में फैलाया। आज जो सबसे बड़ी आरएसएस की दुश्मनी है वो अशोक सम्राट से। तो ये बुद्धिज्म आया, उसको फिर क्रिश्चियनिटी आई, फिर इस्लाम आया, फिर सिखिज्म आया, एक लिंगायत धर्म आया, ऐसे बहुत सारे धर्म आए। सब में इंसान को इंसान के बराबरी का दर्जा दिया गया और इंसाफ के लिए लड़ने के लिए हर एक मज़हब कहता है। एक सिर्फ ऐसी 2 मानसिकता हैं, एक तो ज़ायनिस्ट मानसिकता जो है, और एक जो ये हमारी मनुवादी मानसिकता है कि सबका पैसा, सबके वसाइल, सबके हक लूट के कुछ लोगों को खिला दो। जैसे 85 करोड़ लोगों का पेट काट कर एक आदमी को 2 नंबरी दुनिया का अमीर बना दो। अभी 1 नंबर के होने वाले हैं, मैं आपको पेशेंट गोई कर रहा हूँ। कुछ बैंक हमारे और डूब जाएंगे, घटने वाले हैं। कुछ बैंक हमारे एकदम ख़त्म हो जाएंगे। हमारे 135-40 करोड़ जो देश की जनता है, उसमें से 20 करोड़ लोग और 5 करोड़ अनाज के लिए, 5 किलो अनाज के लिए मोहताज हो जाएंगे। और अंबानी जी तब
अब ये तो इसकी परेशानी तो हम उनको होनी चाहिए ना, अंबानी जी को। वो तो कहते थे हम ही सबसे बड़े चमचे हैं, उनसे बड़ा चमचा कहाँ से आ गया आरएसएस और मनुवाद का, ये सोचने का विषय है अंबानी जी के लिए। बिल्कुल। तो हमारे साथ है एडवोकेट महमूद पराचा। कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, आइंदा भी गुफ्तगू जारी रहेगी। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।